नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी ब्राह्मण की बेटी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोहल्ले पर घूमकर तीसरे पहर रासमणी घर लौट रही थी। आगे आगे उनकी पोती चल रही थी, जिसकी उम्र कोई 10-12 साल की थी। गांव का सकरा रास्ता, जिसकी बगल की खूंटी में बंधा हुआ बकरी का बच्चा एक किनारे पड़ा हुआ सो रहा था, उस पर नज़र पड़ते ही पोती को लक्ष्य कर वे चिल्ला पड़ी, अरे छोकरी, कहीं रस्सी मत लांग जाना। सामने रस्सी मत लांग गई क्या हरामजादी? आसमान में देखती हुई चलती है, आँख से दिखाई नहीं पड़ा कि सामने बकरी बंधी है। पोती ने सहज भाव से कहा, बकरी तो सो रही है दादी। सो रही है तो क्या दोष नहीं लगा? आज मंगलवार के दिन तो बेखटके रस्सी लांग गई, तो इससे क्या हुआ दादी? इससे क्या होता है मोहजली, ब्राह्मण के घर की इतनी बड़ी छोकरी, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि बकरी की रस्सी लांगनी नहीं चाहिए, और पूछती है इससे क्या होता है? इन बदमाश और मर्दों के मारे तो रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। मंगलवार की अशुभ घड़ी में लड़की रस्सी लांग गई। मैं पूछती हूँ, क्यों, किस मतलब से यह बकरी रास्ते में बांधी गई? उनके घर क्या लड़के लड़कियाँ नहीं हैं? उनका क्या कभी कुछ बुरा भला नहीं हो सकता? सहसा उसकी नज़र दूल्हे जाति की एक लड़की पर पड़ी, जिसकी उम्र 12-13 साल की थी। बकरी को हटाने के लिए वह घबराई हुई भागी आ रही थी। अब वे उस पर टूट पड़ी। कौन है री? बिल्कुल शरीर से सटी जा रही है। अंधी है, देख नहीं सकती? पूछती हूँ, इस लड़की के शरीर से तूने अपना आंचल क्यों छुपा लिया? दूल्हे लड़की मारे डर से जड़ सी हो गई। नहीं महाराजीन मैया, मैं तो इधर से जा रही हूँ। रासमणी ने अत्यंत विकृत मुंह बनाकर कहा, इधर से जा रही हूँ? इधर जाने की तुझे क्या ज़रूरत है री? बकरी का बच्चा शायद तेरा ही है। पूछती हूँ, किस जाति की है तू? दूल्हे हैं महाराजिन, दूल्हे। और असमय में तूने लड़की को छू लिया? मुझे तो उसने छुआ ही नहीं दादी, उसकी पोती ने कहा। रासमणी ने धमका कर कहा, तू चुप रह मोहजली, मैंने देखा कि इसने अपने आंचल का किनारा तेरे शरीर से लगा दिया। जा अब इस सांझ की बेला पोखरी में डुबकी लगाकर मर। बिना डुबकी लगाए घर में पैर मत रखना। फिर हाथ चमका कर कहने लगी, अब जाति धर्म रखना भी मुश्किल हो गया है। इस बदमाशों का दिमाग तो इतना बढ़ गया है कि देवता ब्राह्मण की भी कोई परवाह नहीं करती थी। हरामजादी बकरी बांधने के लिए दूल्हे के टोले से आ गई ब्राह्मण के टोले में। दूल्हे लड़की मारे लज्जा और डर के गड़सी गई। बकरी के बच्चे को गोद में उठाकर उसने महज इतना ही कहा, मैंने तो छुआ नहीं महाराजिन, छुआ नहीं। पूछती हूँ, इस टोले में मरने के लिए आई ही क्यों? लड़की ने हाथ उठाकर पास ही में किसी एकांत को दिखाकर कहा, गाय बैलों की उस सार के पीछे ही महाराज जी ने हमें रहने की जगह दे दी है। दादा ने मुझे और माँ को निकाल दिया है, चाहे किसकी भी हो, जिस वजह से भी हो। मगर एक आदमी की दुर्गति की कहानी सुनकर रासमणी को कुद्र हृदय कुछ खुश हुआ, और इस रुचिकर खबर को विस्तार पूर्वक जानने के लिए उन्होंने पूछा, मैं पूछती हूँ, तुझे कब निकाल दिया री? परसों ही रात को महाराजिन, लड़की ने डरते डरते कहा। ओ, तू शायद एक कौड़ी दूल्हे की लड़की है, और एक कौड़ी के मरते ही बूढ़े ने तुम्हें निकाल बाहर किया। आग लगे इन नीच जातियों के मुंह में। क्यों जी, उसने निकाल बाहर किया तो तुम क्या ब्राह्मण के मोहल्ले में रहने लगोगी? तुम लोगों की भी आज़ादी कम नहीं है। किसने बुलाया है? तेरी माँ को शायद रामनतुन बनर्जी के दामाद ने। उसके अलावा ऐसी विद्या और किस्में हैं
दामाद है तो दामाद की तरह रहे। ससुर की ज़मीन जायदाद पा गया है तो क्या इस मोहल्ले में टोर चमार और दुल्ले इकट्ठा करके बसा देगा? इतना कहकर रासमणी ने जोरों से आवाज़ दी, संध्या, अरे ओ संध्या। एक छोटे से मैदान के उस पार रामतनु बनर्जी के मकान के जनाजे खाने की खिड़की थी। उनकी आवाज़ सुनकर पास ही खिड़की खोलकर कोई 18-19 साल की एक सुंदर बाला ने मुंह निकाल कर कहा, अरे माँ, ये तो नानी है। कहते कहते वह बाहर निकल आई। रासमणी ने कहा, तेरे बाप की अक्ल कैसी है बिटिया? तेरे नाना रामतनु बनर्जी एक नामी गरामी आदमी थे और उन्हीं के बाप दादों के घर में आज बागदी और दुल्ले बस रहे हैं। कितनी बुरी बात है बिटिया। फिर गाल पर हाथ रखकर कहने लगी, जरा अपनी माँ को एक बार बुला तो बेटी, इसका कोई उपाय करना होगा। चाहे तो तू कह दे या मैं ही जाकर चटर्जी दादा से कहती हूँ। वे तो जमींदार हैं, मशहूर आदमी हैं। जरा सुनो तो कि आखिर वे क्या कहते हैं। संध्या ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, नानी, आपको क्या हो गया है? तू अपनी माँ को एक बार बुला तो सही, उसको बताऊंगी क्या हो गया है मुझे। फिर उसने अपनी पोती की ओर इशारा करते कहा, मंगलवार की इस अशुभ घड़ी में यह लड़की बकरी की रस्सी लांग गई और उस दुल्ले छोकरी ने अपने आंचल से बच्ची को छू दिया। संध्या ने दुल्ले लड़की से पूछा, क्यों रे, तूने छू दिया? अभी तक वह बेचारी बकरी के बच्चे को गोद में लेकर एक ओर खड़ी थी। रोती सी आवाज़ में उसने कहा, ना दीदी, मैंने नहीं छुआ। और रासमणी की पोती भी साथ ही साथ कह पड़ी, ना संध्या दीदी, उसने मुझे नहीं छुआ। मगर उसकी यह बात दादी क्यों हुक्कार में ख़त्म हो गई। फिर ना कह रही, हरामजादी, पहले तू घर तो चल, वहीं चलकर बताऊंगी कि तू छूए कि नहीं छू। संध्या ने हंसकर कहा, जबरदस्ती करने से वह कर ही क्या सकती है नानी। रासमणी जल भून गई। जबरदस्ती करे या ना करे यह तो मैं समझ लूँगी, मगर तेरे बाप का यह व्यवहार कैसा? जरा सुनो तो कि कौन भला आदमी अपने बाप दादा के मकान में नीच जातियों को बसाता है। बात बात में लोग कहते हैं कि दुल्ले, तभी तो दुल्लों को ब्राह्मणों के मोहल्ले में बसाता है। मैं कहती हूँ कि घर जमाई का घर जमाई की तरह रहना ही अच्छा लगता है। पिता के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर संध्या का मुंह मारे गुस्से से लाल हो गया। उसने भी कड़े स्वर में जवाब दिया, दूसरों की टीह पर तो छोटी जाति बसाने के लिए बाबूजी नहीं गए नानी, उन्होंने तो अपनी जगह में आश्रय दिया है। फिर तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? मेरी जलन तू देखेगी। जाकर कह दूँ चटर्जी दास से दिखला दूँ अपनी जलन। कहने से तुम्हें कौन रोकता है नानी? बड़ी खुशी में जाकर कह दो। बड़ी अच्छी बात। वह कोई ऐरा गहरा नहीं, गोलक चटर्जी है। तेरे बारे ने अभी उसे पहचाना नहीं। अच्छा। शोरगुल सुनकर जगद्धात्री बाहर चली आई। उन्हें देखते ही रासमणी के बदन में जैसे आग लग गई। चीख चीख कर मोहल्ले भर को उसने सर पर उठा लिया। सुन लो जग्गो, अपनी लाडली की बातें जरा सुन लो। तू उसे पढ़ना लिखना सिखला रही है ना? कहती है कहना गोकल चटर्जी से कि क्या बाबूजी का सिर काट लेंगे। कहती है अपनी डीह पर दुल्ले डोम बसाया है, किसी के बाप दादे की ज़मीन पे नहीं बसाया। बड़े आदमियों को बहुत देखा है, जिसका जो ही चाहे कर ले। सुन लो अपनी लाडली की बातें, जरा सुन लो। जगद्धात्री ने विस्मित और क्रोधित होकर पूछा, कही है तूने ये बातें? संध्या ने सिर हिलाकर कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। रासमणी उनके मुंह पर हाथ हिलाकर फट पड़ी। नहीं कहा तुमने, ये सभी गवाह हैं। मगर दूसरे ही क्षण में उन्होंने अपने कंठ स्वर को अनिर्वचनीय कौशल से आसमान से बिल्कुल खाई में उतार दिया और जगद्धात्री को संबोधित करके कहने लगी,
मैंने अच्छी ही बात कही थी बेटी। मंगलवार की अशुभ घड़ी में लड़की बकरी की रस्सी लांग गई, इसीलिए मैंने कह दिया। किसने रास्ते में यह बांध दी? तभी यह दूल्ही छोकरी दौड़ी हुई आई और अपना आंचल घुमाकर बच्ची के मुंह पर मार दी और उस पर ये कहने लगी कि महाराज जी की ज़मीन में मैंने बकरी बांधी है। तुम कौन होती हो बोलने वाली? इसीलिए बेटी, तुम्हारी लड़की को बुलाकर मैं कह ही रही थी कि बिटिया, असमय में लड़की को नहाना पड़ेगा। मंगल के दिन तुम्हारे बाबूजी ने अगर इन्हें मोहल्ले में बसा दिया बिटिया, तो बकरी कटरी जरा देख भाल कर रास्ते में हटाकर बांधा करे। नीच जाति वालों को आचार विचार का कुछ ज्ञान तो होता नहीं, और चटर्जी जाट ठहरे बूढ़े आदमी उसी रास्ते से आया जाया करते हैं। बिगड़कर कभी मार पीट ही कर बैठे। बस इतना ही कहा था कि बेटी की तेरी लड़की जैसे मारने के लिए टूट पड़ी। कहती है बुला लाओ अपने चटर्जी दा को, बड़े बड़े आदमियों को बहुत देखा है। अब तुम ही बताओ बेटी कि ऐसी बातें क्या लड़कियों के मुंह से शोभा देती है? जगदात्री ने गुस्से से लाल होकर अपनी लड़की से पूछा, कही है तुमने यह सब? संध्या अब तक अवाक हो रासमणी की ओर देख रही थी। माँ की आवाज़ से चौंक कर उसने महज इतना ही कहा, नहीं। तुमने कहा नहीं तो मौसी क्या झूठ कह रही हैं? जरा पूछो तो सही, रासमणी ने कहा। क्षण भर चुप रहकर संध्या ने माँ के सवाल का जवाब दिया, मैं नहीं कहती माँ कि कौन झूठा है, मगर अपनी लड़की की बनिस्बत अगर इस बनावटी मौसी को ही तुम ज़्यादा पहचान सकी हो तो उन्हीं की बात को सच मान लो। इतना कहकर दूसरे सवाल की अपेक्षा किए बिना ही वह तेज कदमों से अंदर चली गई। दोनों की ही आंखें उसकी ओर देखती रह गई और तभी मौका पाकर दूल्हे लड़की भी गोद में बकरी का बच्चा लेकर वहां से खिसक गई। रासमणी ने कहा, देख लिया ना जग्गू, सुन लिया ना इसकी बातें। कहती है बनावटी मौसी। कुलीन के घर की लड़की है ना, शादी हुई होती तो अब तक 5-6 बच्चे की माँ होती। बनावटी मौसी, सुन लिया ना। जगदात्री चुप हो रही। रासमणी कहने लगी, सुनती हूँ जग्गू की अमृत चक्रवर्ती के लड़के को अभी भी तुम लोग अपने घर में आने देती हो। मैं पूछती हूँ, यह क्या कोई अच्छी बात है? जगदात्री मन ही मन शंकित हो गई। रासमणी कहने लगी, मैंने तो उस दिन पुलीन की माँ से झगड़ा ही कर दिया। मैंने कहा कि रामतनु बनर्जी की पुत्री, जो कायस्थलों के घर पर पांव तक नहीं धरते, वे भला उस म्लेच्छ छोकरे को आंगन में पैर रखने देंगे? तुम लोग कह क्या रही हो? इस हित चिंतन की ममता के शर्मिंदा होकर जगदात्री ने जरा सूखी हंसी हंसकर कहा, बात तो तुम ठीक ही कहती हो मौसी, मगर बचपन से ही वह इस घर में आता जाता रहा है। मुझे काकी कहते कहते जब तक चला आता है। इसी मुंह खोलकर कुछ कहते नहीं बनता। माँ बाप नहीं है, इसीलिए बच्चे को देखकर बड़ी माया लगती है। रासमणी पहले तो अवाक हो गई, फिर कुत्र स्वर में बोली, भाड़ में जाओ ऐसी माया। अचानक वे फिर पट पड़ी और चीख चीख कर कहने लगी, वह घाघ छोकरा क्या मामूली बदमाश है? ऐसा नालायक छोकरा खोजने पर भी गांव में नहीं मिलेगा। चटर्जी दा जमींदार है, उन्होंने खुद ही लड़के को बुलाकर कहा था, अरुण वजीफे के लालच को तिलांजलि देकर चुपचाप भले लड़के की तरह बैठ जाओ। मगर उसने क्या कहा, कुछ सुना? इस बड़े इज्जतदार की इज्जत उसने नहीं रखी, उल्टे कहता गया, विलायत जाने से जाति चली जाए तो वह अच्छा है, मगर गोलक चटर्जी की तरह बकरी भेड़ विलायत बेचकर रुपया कमाना अच्छा नहीं। समाज के माथे पर सवार होकर और लोगों को जान मारते हुए मैं घूम नहीं सकूँगा। मैं अगर वहाँ होती जग्गू, तुम्हारे झाड़ू के छोकरे का मुंह सीधा कर देती। जो गोलक चटर्जी भात भी खाता है तो गोबर से मुंह धोता है, उसे ही उसने। जगदात्री ने विस्मय पूर्वक कहा, मगर अरुणा तो अभी किसी की शिकायत नहीं करता मौसी।
तो मैं क्या झूठ कह रही हूँ? तो चटर्जी दा ने ना वे झूठ क्यों कहने लगे, मगर लोग बहुत सी बातें बनाकर, तेरी भी बस एक ही रही जग्गो। लोगों को क्या कोई काम धंधा नहीं जो बात करने लगे। मैं पूछती हूँ कि आखिर विलायत जाकर ही वह कौन सी डिप्टी कलेक्टर हो गया। सीख आया है बस हलवाहों और खेतियारों की विद्या। सुनकर मारे हंसी के जान निकल जाती है। चक्रवर्ती हो चाहे कुछ भी हो, मगर है तो आखिर ब्राह्मण का ही लड़का। देश गांव में क्या हलवाहे नहीं थे? जरा पूछे कोई उससे कि अब वह बैल लेकर खेत खेत में जोतेगा फिरेगा। मरना है मरना। उनकी आवाज़ क्रमशः तेज हुई जा रही थी, कहीं मोहल्ला भर न जुट पड़े। इस डर से जगदात्री ने धीरे से कहा, खड़ी क्यों हो मौसी, अंदर चलकर जरा बैठ जाओ ना। ना बिटिया, साँझ हो गई है, अब नहीं बैठूंगी। लड़की को भी तो नहलाना धुलाकर घर ले जाना है। दूल्ही छोकरी शायद भाग गई। हाँ दादी, वह तो कभी की भाग गई, मगर उसने मुझे छुआ नहीं। फिर ना कहती है हरामजादी। मगर बिटिया, मोहल्ले में फिर दूल्हे डोम मत घुसने देना। जमाई बाबू से भी कह देना। ज़रूर ही कहूँगी मौसी, कल ही मैं उन्हें निकाल कर बाहर करूँगी। उनके रहने से हम लोगों का ही पोखरा घाट खराब होता है, और सबसे यह झगड़ा कौन मोल लेगा? भला तुम ही बताओ कि इनके मारे क्या किसी की जाति धर्म रह सकेगा? यही तो मैंने कहा था, मगर आजकल की लड़कियां क्या किसी की कुछ सुनती हैं? तभी तो चटर्जी दा ने उस दिन अवाक होकर कहा था, रासू, सुनता हूँ कि तुम लोगों की जगदात्री की लड़की को उसका बाप पढ़ा लिखा रहा है, उन्हें मान दे रहा है। पढ़ना लिखना सीखने से लड़कियां एकदम सरातल में चली आती हैं। जगदात्री ने डर की कोई सीमा न रखी, बोली, चटर्जी दादा ने शायद कहा था। भला कहेगा क्यों नहीं, वह है समाज का माथा, गांव का जमींदार। उसके कान में कौन सी बात नहीं पहुंचती। बतलाओ, मैं बूढ़ी हो गई, पढ़ने लिखने का नाम तक नहीं जानती, मगर कौन शास्त्र ऐसा है जो मैं नहीं जानती? बतलाओ, किसके बाप में इतनी ताकत है जो कह सके कि रासू बामबनी ने एक भी काम आशा तरसी किया है? यही जो लड़की बकरी की, तो मैं देखते ही कांप गई कि छोकरी, यह तुमने क्या किया? आज तो मंगलवार की अशुभ घड़ी है। यहाँ कौन पंडित ऐसा है जो यह कह सके कि इसमें दोष नहीं? बिटिया, मुझे माँ बाप से यह शिक्षा मिली थी, बुला तो अपनी लड़की को देखूं कैसे बता पाती है। जगदात्री ने चुपचाप कुछ मान लिया और कहा, जरा बैठोगी नहीं मौसी? ना बिटिया, शाम हो गई, फिर किसी दिन आऊँगी। चल रही खेदी, घर चल, कहकर पोती को आगे कर कई कदम चलने की सहसा में वो लौटकर खड़ी हो गई और पूछने लगी, जग्गो, ऐसे अच्छे पात्र को हाथ से क्यों जाने दिया? बतला तो सही। सुनती हूँ उसके घर द्वार कुछ भी नहीं है और उम्र भी ज़्यादा है। तुम्हारे दामाद की उम्र का होगा। राममणि ठिठक गई। जरा सुनो इनकी बातें। कहती हूँ उसके घर द्वार नहीं, मगर तेरे तो हैं। तेरे तो बस एक ही लड़की है, फिर और चिंता किसकी? बेटी दामाद को लेकर तुम घर संभालती तो क्या यह कुछ बुरा होता? बेटी, रही उम्र की बात, तो कुलीन घराने के लड़के की 40-45 की उम्र भी क्या कोई उम्र है? लड़का रसिकपुर के जयराम मुखर्जी का नाती है, फिर उसकी उम्र कौन पूछता है जग्गो? इसके अलावा अपनी लड़की की उम्र तो देखो। इस तरह टाटली जाओगी तो शादी कब करोगी? अपनी छोटी बुआ की तरह इसे भी आखिर में कुंवारी बुढ़िया बना दोगी? तो ये थी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी ब्राह्मण की बेटी। आगे का भाग जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।